नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का स्वागत है। जेएल यादव, जय सियाराम बेटा जी, पीके गुड इवनिंग, मनोहर कुमारी, सचिन जी ने, राजेश कुशवाहा, रवि जिंगर, अमित कंबोज, सचिन जी ने, प्रीति चौधरी, शुभम टेलर, सरिता चौधरी, रवि जिंगर, आसिफ हुसैन, गुड इवनिंग बेटा जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, क्या बात है, देते भक्त भोले का, ठाकुर मीनाक्षी, हेमंत महेंद्रा, नीतू कुमारी, पूनम कुलहरी, विशाखा धीमान, जुगल पचोरी, रवि जिंगर, आदित्य सिदाना, विकास वर्मा, शशि माथुर, मनोहर कुमारी, रवि जिंगर, ज्योति तन्नन, अमृता यादव, कोमल जिंगल, जेके राजपूत, कोमल शर्मा, सोनू बाबा, करिश्मा, रविंद्र सिंह, देते वक्त बोलेगा, तनु जी ने, गुरमीत कौर, कोमल शर्मा, मनीषा जांगीर, कुमाऊ जी ने, जेके राजपूत, सभी को भैया, सभी को बिल्कुल आओ, कभी खाने पे ऐसे भी इन्विटेशन आ रहे हैं। खम्मा गणी, कैलाश शर्मा जी, स्वागत है आप सभी का। चलिएगा बेटा जी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वेट नहीं हो रहा, स्टार 3 कब लॉन्च हो रहा है। कृष्ण कुमार चौधरी, बिल्कुल साहब, जामू जी ने, विष्णु जी ने, आपको भी क्लियर। अजय शर्मा जी, गुड इवनिंग। रविंद्र चौधरी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वेट नहीं हो रहा, स्टार 3 में क्या है। बिल्कुल भैया, स्टार 3 5 स्टार की स्कीम लॉन्च की थी। इसका स्टार फर्स्ट में 500 में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के चुनिंदा क्वेश्चन का ओलंपियाड हुआ। स्टार 2 आप 4 बजे जस्ट अभी क्लास खत्म हुई है और पूरे साल चलने वाली क्लास है, याद रखिएगा, लाइव धमाल पूरे साल। और स्टार 3 बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च हो रहा है। स्टार 3 लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी आपके सामने, कि देखते हैं कि क्या जाता है, रिजल्ट किस तरफ है। चलिएगा, स्वागत है सभी का। और चलिए, बच्चों से वेट नहीं हो रहा तो मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अरे भैया, अपने हाथ में ही है। बच्चों के लिए गुरु नरसिंह एकेडमी हर वो काम करेगी जो बच्चे चाहते हैं। बच्चों की डिमांड है, गुरु नरसिंह एकेडमी हर वो काम करेगी। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा वेट नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं है, ये लीजिए, वेट नहीं हो रहा तो भैया सुधार कर देते हैं, हमारे हाथ में ही तो है। 18, जी हाँ भैया जी, कल रात याद रखेगा, कल रात 9 बजे हम स्टार 3 लॉन्च कर देंगे। कल रात 9 बजे स्टार लॉन्च कर दिया जाएगा, स्टार 3 लॉन्च कर दिया जाएगा। 19 से 18 से कर दिया जाएगा। जेएल यादव कह रहे हैं सर गायनेकोलॉजी कब स्टार्ट होगी, ऐप पर हो गई है भैया, हो गई है। आज शाम से आपको क्लासेज मिल जाएगी, गायनेकोलॉजी ऐप पे स्टार्ट हो गई है और आज शाम से आपको उसकी क्लासेज मिलने लगेगी। आज क्लासेज रिकॉर्ड हुई है, वो आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल 17 अगस्त कर दो सर, 17 अगस्त तो आज ही है भैया। प्रिया बेटा, 17 अगस्त तो आज ही है। ऐसा अत्याचार भी मत करो, थोड़ा तो बचाव रखो, इतना अत्याचार ना करो हम पे। बिल्कुल भैया जी, सल्यूट आने लग गए। बिल्कुल 18 को ही लॉन्च कर देंगे भैया, वेट क्यों, इंतजार क्यों, जब सब हमारे हाथ में है तो 18 को लॉन्च कर दिया जाएगा स्टार 3। क्लियर, क्या बात है बेटा जी। वी डोंट वांट एनी स्टार बिकॉज वी हैव ए सुपरस्टार। थैंक यू करीम बेटा जी, आप सब है सुपरस्टार और ये सारे स्टार आप लोगों की सेवा में हाजिर है। आप लोग सुपरस्टार हैं और ये सारे स्टार आप लोगों को बनाएंगे सुपरस्टार। और नॉरसेट का बजट बिल्कुल बुलाया जाएगा टेक्निकल टीम के लिए। थैंक यू आ रहा है टेक्निकल टीम के लिए, थैंक यू भैया जी सभी को। हैप्पी बर्थडे अजय सर का बर्थडे आज। ऐसे तोप में मजे ही ले रहे हो भैया। पंकज जी ने ऐसे फालतू अफवाहें मत फैलाओ, ऐसे तोप मत उड़ाओ, ऐसे अफवाह मत फैलाओ, ठीक है। ओके, बिल्कुल, हाँ, डॉक्यूमेंट्री बर्थडे जरूर था कल उनका, डॉक्यूमेंट की बर्थडे था, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अभी डॉक्यूमेंट वाले बर्थडे नहीं बनाऊंगा, मैं तो असली बनाऊंगा अपना। चलिएगा, बिल्कुल सभी, चलिए आप सब दे रहे तो हम भी दे देते हैं। अरे भैया, बैती गंगा में हम भी आप दो लेते। अजय शर्मा सर, आज आपका बर्थडे, हमें तो पता ही नहीं था। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप 100 साल जिए, 200 साल जिए और हमें जल्दी से जल्दी आगे पार्टी ने। ओके डियर, चलिएगा, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे कह रहे हैं अजय भाऊ को हैप्पी बर्थडे। ओके डियर, चलेगा, सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉरसेट वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 25 एनक्लेक्स सोंडर का बचीड़ बुलाया जा रहा है। नर्वस सिस्टम रन कर रहे थे, इसमें नर्वस सिस्टम के टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए जा रहे थे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हियर वी गो। कमेंट को स्टॉप करते हैं और आंसर आ गया आपके सामने। इन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। पेशेंट किसका है डियर, पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस का है। देयर इज ए पेशेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ माइस्थीनिया क्राइसिस। माइस्थीनिया क्राइसिस के सिम्टम्स पूछा है। माइस्थीनिया ग्रेविस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है माइस्थीनिया क्राइसिस, उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, साटा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस आ गए, राइट आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बोलेगा।
व्हाट विल बी द राइट आंसर? चलेगा, जवाब दीजिएगा। मनोज जैन भैया बर्थडे मेरा नहीं है, बर्थडे नहीं है, चलेगा। अजय स्टूडेंट का, अजय शर्मा जी कह रहे हैं, इधर देखिएगा। बिल्कुल, ब्रेडिकार्डिया होगा, इंक्रीज डायफोरोसिस होगा, डिक्रीज लेक्राइमेशन होगा, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होगा, एब्सेंट कफ एंड स्वॉलो रिफ्लेक्स होगा, और सडन मार्क्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा। बी डी ई एफ। पवन धाकड़ कह रहे हैं कि सर बी होगा, डी होगा, ई होगा और एफ होगा। क्या बात है भैया, ये क्वेश्चन आंसर अच्छा, ये सोल्व हो गया है, इसका मतलब हमने सोल्व कर लिया था इसे, इससे पहले भी सोल्व कर चुके हैं पहले के सेशंस में हम। इरफान कुरैशी कह रहे हैं कि ए डी ई एफ होगा। ए डी ई एफ नहीं होगा भैया, ए नहीं होगा, बी डी ई एफ। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम सारे लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं राइट दिशा में। द राइट आंसर इज बी डी ई एंड एफ। यस, द राइट आंसर इज बी डी ई एफ, राइट आंसर होगा बेटा जी, बी डी ई एफ राइट आंसर होगा। क्या क्या होता है देखिएगा पेशेंट्स के, पहले इस डिसऑर्डर के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। डिजीज का नाम क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इज द नेम ऑफ डिजीज। मायस्थीनिया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है मसल, मसल बेटा जी, और एस्थीनिया का मतलब होता है वीक हो जाना, और ग्रेविस का मतलब होता है सीवियर। तो अगर किसी वजह से मसल्स की सीवियर वीकनेस हो जाती है, इफ देयर इज सीवियर वीकनेस ऑफ मसल, दैट इज नोन एज माइस्थीनिया ग्रेविस, उसे माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। विकास शर्मा जी कह रहे हैं एफ रह गया, कोई तकलीफ नहीं है बेटा, मसल्स की सीवियर वीकनेस को माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस क्यों होती है वो भी कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ये रहा हमारा न्यूरॉन, ये रहा डियर न्यूरॉन, और ये रही हमारी मसल। दिस इज मसल एंड दैट इज न्यूरॉन। ये न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन से कौन रिलीज होगा? न्यूरॉन के यहाँ पे प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ये प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसमें से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन यहां से ट्रेवल करता हुआ आता है, और यहां पे मौजूद होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यहां मौजूद है डियर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। उस रिसेप्टर से जाके ये जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसकी वजह से मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या बनना जरूरी है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। और वो कब बनेगा? जब एसिटाइल कोलिन इस सिनेप्स में, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से तैर के यहां पहुंचेगा। एक बार जैसे ही काम हो जाएगा, एक बार काम होने के बाद बेटा जी याद रखिएगा, इसको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। एसिटाइल कोलिन को यहां से कौन रिमूव करेगा? तो जवाब आएगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इसे यहां से रिमूव कर देगा। नाम याद रखिएगा इस एंजाइम का, बहुत जरूरी एंजाइम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एक बार एसिटाइल कोलिन आके रिसेप्टर से जुड़ा, काम हो गया, उसके बाद उसको रिमूव करता है। अब देखिएगा माइस्थीनिया ग्रेविस रिपीट क्लास है क्या? नहीं भैया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिपीट क्लास नहीं है, रेगुलर लाइव क्लास चल रही है बेटा जी। अब देखिएगा डियर क्या कहा जा रहा है आपके सामने। कब होता है माइस्थीनिया ग्रेविस? सबसे पहली चीज, जब एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो पहला कारण आ गया आपके सामने, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन ही नहीं होगा तो कोलिन आके रिसेप्टर से जुड़ेगा, मूवमेंट नहीं होगा। पहला एक्शन तो ये हो गया। दूसरा, एसिटाइल कोलिन भरपूर है, निकल के आ रहा था, तो पहुंचने से पहले ही किसने हमला कर दिया उस पे? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ने पहले ही उस पे अटैक कर दिया। यानी हम कह सकते हैं प्रीमेच्योर अपटेक, प्रीमेच्योर अपटेक ऑफ, प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का टाइम से पहले डिग्रेड हो जाना, वो कब होगा? जब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहला तो ये पैदा ही ना हो, दूसरा पैदा हो जाए लेकिन बीच रास्ते से किडनैप कर दिया जाए। तीसरा बड़ा कारण देखिएगा, एसिटाइल कोलिन भी है, आराम से आ रहा, किससे आके जुड़ेगा? रिसेप्टर से जुड़ेगा। अगर रिसेप्टर को ऑटो एंटीबॉडीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर को कोई चीज डिस्ट्रॉय कर देती है तो ना रहेगा बांस ना बजेगी, बांसुरी वाली कहावत हो जाएगी। एसिटाइल कोलिन आके किससे जुड़ेगा? किसी से नहीं जुड़ पाएगा, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा बेटा जी। तो ये कंसेप्ट होते हैं। और चौथा होता है इसमें क्या पैदा हो जाना? रिसेप्टर में इनसेंसिटिव रेजिस्टेंस पैदा हो जाना।
रिसेप्टर में रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। ये 4 कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, मायस्थीनिया ग्रेविस डिजीज पैदा हो जाती है। बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, क्या बात है, चलेगा। तो 4 चीजें हो गई भैया, 4 चीजें हो गई। एसिटाइल कोलिन का नहीं बनना, टाइम से पहले अपटेक हो जाना, रिसेप्टर का डैमेज हो जाना और रिसेप्टर का रेजिस्टेंस हो जाना। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट यहां फंक्शन कर रहा है दैट इज सी इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। ये सबसे कॉमन पैथोफिजियोलॉजी होती है कि रिसेप्टर का डिस्ट्रॉय हो जाना, ऑटो एंटीबॉडीज के द्वारा रिसेप्टर का खत्म हो जाना, ये सबसे कॉमन पैथोफिजियोलॉजी फंक्शन करती है। क्लियर है बेटा जी, चलेगा, समझ में आ गया होगा। मस्कुलर वीकनेस सबसे कॉमन फीचर्स होता है। मस्कुलर वीकनेस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। मसल्स हद से ज्यादा वीक हो जाती है, और कहां की वीक हो जाती है, कहीं की भी वीक हो जाती है, लेकिन सबसे पहले फेस इन्वॉल्व होता है, फेस के बाद ट्रंक इन्वॉल्व होता है, और ट्रंक के बाद हमारी एक्सट्रीमिटीज हाथ या पैर इन्वॉल्व होते हैं बेटा जी। चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरालाइसिस कैसे होगा, मस्कुलर वीकनेस कैसी होगी, पैरों से फेस की तरफ जाएगी, फेस से पैरों की तरफ जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। इट शोज डिसेंडिंग पैरालाइसिस, इट शोज डिसेंडिंग पैरालाइसिस। ये डिसेंडिंग पैरालाइसिस को शो करता है, बिल्कुल जिस प्रकार मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना बेटा जी, 2 बीमारियां होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी डिसेंडिंग पैरालाइसिस होता है और माइस्थीनिया ग्रेविस में भी डिसेंडिंग पैटर्न फॉलो होता है। बिल्कुल सही कह रहे डियर, मल्टीपल डिसेंडिंग पैरालाइसिस 2 चीजों में हो सकता है, एक तो माइस्थीनिया ग्रेविस में और एक दूसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ये 2 डिजीज ऐसी होती है जिसमें डिसेंडिंग पैटर्न ऑफ पैरालाइसिस होता है, जबकि गुलियन बेयर सिंड्रोम में असेंडिंग पैरालाइसिस होता है। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप। इस वीकनेस की एक खासियत होती है बेटा जी, इस वीकनेस की क्या खासियत होती है कि इट इज मैक्सिमम इन इवनिंग, मैक्सिमम इन इवनिंग भैया, रात के समय, शाम के समय, सॉरी शाम के समय यह सबसे ज्यादा होती है वीकनेस, क्योंकि जब सुबह बंदा उठेगा तब भरपूर एसिटाइल कोलिन काम रहेगा, पूरे दिन उस एसिटाइल कोलिन को काम में ले लेगा, शाम तक एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम वीकनेस किस समय हो जाती है, इवनिंग में होती है मैक्सिमम वीकनेस। और याद रखिएगा, वीकनेस इंप्रूव्ड बाय रेस्ट, जितनी देर वो रेस्ट करेगा उतनी देर एसिटाइल कोलिन धीरे धीरे जमा हो जाएगा और ये वीकनेस रेस्ट से इंप्रूव हो जाती है। ये 2 कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये 2 हिंट एग्जाम में दिए रहेंगे। मैक्सिमम इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में नॉर्मल फील करता है, और साथ ही साथ इंप्रूव्ड बाय रेस्ट। और एक कंसेप्ट और याद रखिएगा बेटा जी, इंप्रूव्ड बाय कोल्ड, इंप्रूव्ड बाय कोल्ड। जैसे ही बॉडी को ठंड का एहसास दिलाया जाएगा, मसल काम नहीं करेगी और इंप्रूव हो जाएगी वीकनेस। इंप्रूव बाय कोल्ड ये लेटेस्ट एडिशन है, ठंड से इंप्रूवमेंट होता है, इसलिए आइस काम में ली जाती है, ऐसे पेशेंट में आइस काम में ली जाती है। बिल्कुल, हमेशा शाम को ज्यादा होती है, रेस्ट करने से इंप्रूव हो जाती है, ठंड से भी इंप्रूव हो जाती है, कोल्ड कंडीशन में इंप्रूव हो जाती है, हॉट कंडीशन में एबनॉर्मल हो जाती है, टोसिस ऑफ आईलिड हो जाता है, सारी चीजें हो जाएगी भैया। टोसिस ऑफ आईलिड हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा। सबसे पहले आईज इन्वॉल्व होगी, आईज इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, पलके नीचे गिर जाएगी, ऊपर उठेगी नहीं, टोसिस ऑफ आईलिड हो जाएगा। एक आंख काम करेगी, एक नहीं करेगी, डिप्लोपिया, 2-2 पिया नजर आएंगे, डिप्लोपिया हो जाएगा। खाने को चबाने में दिक्कत आएगी, खाने को निगलने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी बेटा जी। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस। अगर मायस्थीनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम 2 कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी मायस्थीनिया ग्रेविस के कॉम्प्लिकेशंस को लेके कि मायस्थीनिया ग्रेविस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इधर देखिएगा बेटा जी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन 2 कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मायस्थीनिया क्राइसिस, द फर्स्ट वन इज मायस्थीनिया क्राइसिस एंड द सेकंड वन इज कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस, ये 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डियर मायस्थीनिया ग्रेविस बीमारी के। दोनों में अंतर देखिएगा, बिल्कुल भैया 6D डिजीज होती है, बिल्कुल 6D डिजीज होती है, सही कह रहे हैं। 6D कौन कौन से आगे देखिएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। सबसे पहले चालू करते हैं डिप्लोपिया, डिप्लोपिया, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, पलकों का गिर जाना, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, डिसआर्थरिया,
डिस्फोनिया, बहुत सारे डिस है भैया, डिस लगाते जाओ और डी क्रिएट करते जाओ। ये सारे सिम्टम्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? ये सारे सिम्टम माइस्थीनिया ग्रेविस बीमारी में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे 6D डिजीज भी बोला जाता है, 6D डिजीज भी बोला जाता है। इट इज बेटर नोन एज 6D, डिप्लोपिया, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिस्फेजिया, डिस्पनिया, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। चलिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, माइस्थीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये कब होता है डेटा जी? जब आप माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अंडर ट्रीटमेंट से अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो, या फिर सडन विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट, सडन विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा था और अचानक आपने ट्रीटमेंट रोक दिया तो माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब होता है? जब ओवर ट्रीटमेंट हो जाए, हद से ज्यादा डोजिंग हो जाए, ओवर ट्रीटमेंट की वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। और अंडर ट्रीटमेंट या सडन विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट से क्या हो जाता है? माइस्थीनिया क्राइसिस हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने 5D बताया था भैया, जुगल एक और ऐड कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, एक और ऐड कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है डियर। डिस्फोनिया वगैरह और ऐड कर लो। अरे आप 7-8 आपकी मर्जी, जितने डी बताए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। 7D भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे मन की बात होती है। ओके डियर, चलेगा बेटा जी। ओके डियर, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बहुत अच्छा था। यहां से क्वेश्चन आया था कि माइस्थीनिया क्राइसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होती है कि पेशेंट में जबरदस्त वीकनेस होती है। अगर वो मस्कुलर वीकनेस हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसे माइस्थीनिया क्राइसिस कहा जाएगा। माइसिस क्राइसिस के सिम्टम सुन लीजिएगा बेटा जी, क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज देखिएगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा। डिस्निया हो रहा है, पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगी। इंक्रीज डाइफोरोसिस होगा, पसीना बहुत ही ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही का। डिक्रीज लेक्राइमेशन नहीं होगा, इंक्रीज्ड लेक्राइमेशन होगा, इंक्रीज्ड लेक्राइमेशन होगा बेटा जी, याद रखिएगा बिल्कुल। अगले, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होगा, क्योंकि मसल वीक हो गई है तो स्टूल और यूरिन बाहर आता रहेगा। एब्सेंट कफ एंड स्वॉलो रिफ्लेक्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एबनॉर्मल हो जाएंगे। और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यह सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। एक चीज याद रखना बेटा जी, बाकी तो सेम से होते हैं। आप जब एग्जाम देंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सा माइस्थीनिया क्राइसिस है और कौन सा कोलिनर्जिक क्राइसिस है। इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा जी ब्लड प्रेशर, सबसे अच्छा तरीका होता है ब्लड प्रेशर। इसमें होता है हाइपरटेंशन और इस कंडीशन में होता है हाइपोटेंशन। देयर इज हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। आप एक ब्लड प्रेशर को मेजर करके बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी कोलिनर्जिक क्राइसिस है और कौन सी बीमारी, बिल्कुल दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सचिन जी ने ऑलमोस्ट सेम होते हैं बेटा जी, सबसे बड़ा अंतर ब्लड प्रेशर करता है। इधर याद रखेगा, माइस्थीनिया क्राइसिस में हाइपरटेंशन होगा, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस यानी किसकी मात्रा बढ़ जाना? एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाना, यानी कौन से सिस्टम का रोल बढ़ जाना? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल बढ़ जाना। और पैरासिम्पैथेटिक आप जानते हैं स्केलेटल मसल में क्या करेगा? वेसोडाइलेशन करेगा, और उस वेसोडाइलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसलिए कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर हाइपोटेंशन होता है, इसके उल्टा माइस्थीनिया क्राइसिस में क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। बिल्कुल, बीपी लो इन कोलिनर्जिक क्राइसिस, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, चलेगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। डायफोरोसिस बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज लेक्राइमेशन होगा, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होगा, कफ एंड स्वॉलो रिफ्लेक्स एबनॉर्मल हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये चारों जो कंडीशंस हैं ये माइस्थीनिया क्राइसिस को इंडिकेट कर रही है, बिल्कुल चलेगा। हाइपर मोस्ट कॉमन हिपोइक एसिड, क्या लिखा पता नहीं, समझ में नहीं आया बेटा जी, चलेगा। होप सो क्लियर हो गया। वेन पेशेंट टेक ओवरडोज ऑफ मेडिसिन नोन एज कोलिनर्जिक क्राइसिस, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, चलेगा। अब देखिएगा डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने शेयर करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, पहचानिएगा, फटाफट पहचानिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, चलेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप पहचानिएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस का टेस्ट से पहले मैं ट्रीटमेंट बता दूं। माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट शेयर कर रहा हूं बेटा जी, एक बार माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट शेयर कर रहा हूं। क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा देखिएगा। सपोज कीजिएगा
कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इस मसल पे मौजूद रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रिसेप्टर पे मौजूद मसल्स पे मौजूद रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कौन डिस्ट्रॉय कर रही है? ऑटो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रही है। ऑटो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में किसका रोल होता है? थाइमस ग्लैंड का रोल होता है। तो क्यों ना थाइमस ग्लैंड का बचेट बुला दे, इन ऑटो एंटीबॉडीज का बचेट बुला दें। कैसे बुला देंगे? तो देखिएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाती है? थाइमेक्टोमी की जाती है। यस, थाइमेक्टोमी इज डन इन द केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ना रहेगा थाइमस, ना बनेगी ऑटो एंटीबॉडीज, इसलिए थाइमस को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा देखिएगा, ये ऑटो एंटीबॉडीज जो बनी हुई है, इसका क्या किया जाए? इन ऑटो एंटीबॉडीज को बॉडी से बाहर फेंक दो। इन ऑटो एंटीबॉडीज को बॉडी से बाहर फेंक दो। और ऑटो बॉडीज को बॉडी से बाहर फेंकने का तरीका क्या होता है? डायलाइसिस करना। बिल्कुल डायलाइसिस के जरिए से, जिस प्रकार वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए डायलाइसिस किया जाता है, उसी प्रकार ऑटो एंटीबॉडीज को निकालने के लिए भी डायलाइसिस किया जाता है। लेकिन उस डायलाइसिस का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्लाज्माफेरेसिस। ऑटो एंटीबॉडीज को बाहर निकालने वाले डायलाइसिस का नाम होता है प्लाज्माफेरेसिस। और आजकल कुछ लोग इसे इम्यूनोफेरेसिस भी बोलने लग गए हैं। प्लाज्माफेरेसिस के साथ साथ क्या बोलने लग गए बेटा जी? इम्यूनोफेरेसिस भी बोलने लग गए। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। वेरी गुड। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपका प्लाज्माफेरेसिस या इम्यूनोफेरेसिस से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? इधर देखिएगा कि ये पेशेंट की बॉडी होगी, ये पेशेंट की बॉडी होगी, और यहां से पेशेंट की बॉडी में से ब्लड को लिया जाएगा, ब्लड को बाहर लिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाएगा, और वहां से क्लियर आउट करने के बाद वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा। इधर से लिया जाएगा, इधर डाल दिया जाएगा। लेकिन इस निकालने से कौन कौन बाहर आया? ऑटो एंटीबॉडीज बाहर आई। इसके अलावा फ्लूइड बाहर आ जाएगा और कैल्शियम भी बाहर आ जाएगा। ऑटो एंटीबॉडीज के साथ बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी इस पेशेंट को क्या पैदा हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया डेवलप हो जाएगा एंड हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कौन कौन से साइन आते हैं? आप सभी जानते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को चोस्टेक साइन देखने को मिलेगा, चोवस्टेक साइन देखने को मिलेगा और ट्रोजू साइन देखने को मिलेगा। जी हाँ, पेशेंट के फेशियल नर्व को टच करेंगे तो ट्विचिंग ऑफ फेस होगी, और पेशेंट के हाथ पे ब्लड प्रेशर कफ बांधेंगे तो याद रखिएगा कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोसिस होता है, बिल्कुल चलिएगा। वेरी गुड। अब देखिएगा, तो चोस्टेक साइन और ट्रोजू साइन देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में, और हाइपोवोलेमिया, ये दो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? हाइपोवोलेमिया के केस में आप फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इन्फ्यूजन किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट चढ़ाया जाएगा। तो हर प्लाज्माफेरेसिस के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट और फ्लूइड चढ़ाया जाता है ताकि हाइपोवोलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया की कमी दूर की जा सके। बिल्कुल। कर्टेन साइन क्या होता है सर? कर्टेन साइन का मतलब बेटा जी टोसिस ऑफ आईलिड होता है, टोसिस ऑफ आईलिड होता है। अगर टोसिस ऑफ आईलिड गिर दिया, इसे पीक साइन भी बोला जाता है, पीक साइन भी बोला जाता है बेटा जी, पीक साइन भी बोला जाता है। क्लियर है? सीप साइन भी बोला जाता है कि आप चोरी छुपे किसी को आप बंद आंखों से देख रहे बेटा जी, हमेशा याद रखेगा, चलेगा बिल्कुल। और दूसरा देखिएगा, एक साइन जिसकी आप बात करते हैं कर्टेन साइन, ये देखने को मिलता है रेटाइनल डिटेचमेंट में, ये रेटाइनल डिटेचमेंट में देखने को मिलता है। जब रेटाइना टूट के नीचे गिर जाती है तो आपको आपकी आंखों में हमेशा एक पर्दा नजर आता है, उसे कहते हैं कर्टेन साइन। ये रेटाइनल डिटेचमेंट में देखने को मिलता है। यहां आपको देखने को मिलता है पीक साइन। कोई भी बीमारी जिसमें टोसिस ऑफ आईलिड्स हो, जिसमें पलकें गिरी हुई हो, तो पलकें पूरी नहीं खुलेगी तो ऐसा लग रहा है कि आप चोरी से किसी चीज को देख रहे हैं, चोरी से किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पे पीक साइन होगा, सीप साइन होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। बिल्कुल। चलिए इधर देखिएगा बेटा जी, अब क्वेश्चन क्या हुआ आपका? अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा, अब क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस। नर्स एक माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट की केयर कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हु इज कंप्लेनिंग ऑफ, जो किसकी कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को वोमिटिंग हो गई है, अच्छा उसको वोमिटिंग हो रही है, एंड कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और पेट में मरोड़ियां आ रही है, ऐसी शिकायत कर रहा है। साथ ही साथ डायरिया की भी शिकायत कर रहा है। याद रखिएगा बेटा जी, माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया की शिकायत कर रहा है। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट इज हाइपोटेंसिव,
ब्लड प्रेशर कम हो गया उसका, हाइपो बीपी कम हो गई है, और फेशियल मसल ट्विचिंग शो कर रहा है, यानी हाइपोकैल्सीमिया भी शो कर रहा है। फेशियल मसल ट्विचिंग शो कर रहा है भैया जी, ये पेशेंट फेशियल मसल ट्विचिंग शो कर रहा है। द पॉसिबल सिचुएशन डज दिस असेसमेंट डाटा सपोर्ट, ये क्यों हो रहा है ये बताइएगा। ये सारी चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? माइस्थीनिया क्राइसिस की वजह से आ रहे हैं, कोलिनर्जी क्राइसिस की वजह से आ रहे हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से आ रहे हैं, या ए रिएक्शन टू प्लाज्मा फेरेसिस की वजह से आ रहे हैं? जवाब दीजिएगा, ये सारे सिम्टम्स किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा जी? फटाफट बोलिएगा। ब्लड प्रेशर कम हो गया है, पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया है। दूसरा, पेशेंट की फेशियल मसल ट्विचिंग हो रही है, और उसके साथ साथ पेशेंट को एब्डोमिनल क्रेम्स, डायरिया और वोमिटिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? माइस्थीनिया क्राइसिस की वजह से, कोलिनर्जी क्राइसिस, सिस्टमिक इन्फेक्शन या प्लाज्मा फेरेसिस की वजह से। चलेगा, वेरी गुड भैया। ए होगा, बी होगा, बी होगा, डी होगा। अलाउद्दीन मोंडल कह रहे हैं कि डी होगा। चलिए, मनोहर कुमारी जी की कह रहे हैं बिल्कुल डी होगा। ओके डियर, हियर वी गो। द राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में केवल हाइपोटेंशन आता या फिर केवल फेशियल ट्विचिंग आती, तो हाइपोटेंशन किसको शो कर रहा है? हाइपोवोलेमिया को शो कर रहा है। साथ ही साथ फेशियल मसल ट्विचिंग किसको शो करता है भैया जी? ये हाइपोकैल्सीमिया को शो करता है। तो आप कह सकते थे कि ये दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं? प्लाज्मा फेरेसिस की वजह से हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ इन दोनों, ये दो ही नहीं है, इन दोनों के साथ और भी तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं। अरे पेट में मरोड़ी कब आती है? जब सिंपैथेटिक काम करता है या पैरासिम्पैथेटिक? जब पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। डायरिया यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का बढ़ जाना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कब बढ़ेंगे? जब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। वॉमिटिंग कब होगी? जब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। जीआईटी को स्टिमुलेट कौन सा सिस्टम करता है बेटा जी बताइएगा? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक जीआईटी को स्टिमुलेट करता है। उसी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है, उसी की वजह से डायरिया होता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, ये पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन। ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है यानी कौन काम कर रहा है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस कहलाता है। तो बेटा जी अंतर करना सीखिएगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस में ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, जबकि प्लाज्मा फेरेसिस में दो ही सिम्टम नजर आएंगे, हाइपोवोलेमिया और उसके साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया। अगर दो ही सिम्टम दिया रहता तो प्लाज्मा फेरेसिस का साइड इफेक्ट होता, लेकिन इतने सारे दिए हैं, इसका मतलब किसके साइड इफेक्ट है? ये सारे कोलिनर्जिक क्राइसिस के साइड इफेक्ट है। बिल्कुल बेटा जी, चलेगा, क्या बात है। पूनम वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा डियर। ओके डियर, देखिएगा एक चीज बता दूं मैं आपको, ये छोटी सी निमोनिक्स है जो आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस की ट्रिक्स को बता रही है। डम्बेल के नाम से आप याद कर सकते हैं। डी फॉर डायफोरोसिस, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का कम हो जाना। जबकि वहां क्या सीन था? माइस्थीनिया क्राइसिस में क्या था भैया जी? माइस्थीनिया क्राइसिस में हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, वहां टैकीकार्डिया था। माइस्थीनिया क्राइसिस में टैकीकार्डिया होता है, जबकि यहां क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। इसके साथ साथ बी फॉर ब्रोंकियल सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, इमेसिस वॉमिटिंग होती है, लूज स्टूल आते हैं, यानी कहने का मतलब क्या आता है? डायरिया आता है। जी हां, डायरिया आता है और लैक्राइमेशन बढ़ जाता है, आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा बेटा जी, बिल्कुल सही कहा। डम्बेल नाम से होती है और कई जगह आपको स्लज के नाम से भी देखने को मिलती है। तो ये लेटेस्ट ट्रिक है, याद कीजिएगा। डम्बेल, डम्बेल किसको इंडिकेट करता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस को इंडिकेट करता है। एक चीज और इसमें ऐड कर दीजिएगा, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा बेटा जी, डम्बेल के साथ में एक चीज लिख दीजिएगा, हाइपोटेंशन। डम्बेल के साथ एक बड़ी चीज मेंशन कीजिएगा, हाइपोटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, हाइपोटेंशन भी मेंशन कर दीजिएगा। चलेगा,
तो क्लियर हो गया। डायफोरेसिस होता है, यूरिनेशन होता है, मियोसिस होता है, ब्रोंकियल सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है, इमेसिस होता है, लूज स्टूल होता है और लैक्राइमेशन बढ़ जाते हैं। डम्बेल इज ए ट्रिक फॉर कोलिनर्जिक क्राइसिस। चलेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, क्या बात है भैया जी, छा गए बिल्कुल। चलेगा, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके डियर, ये दो क्वेश्चंस थे आपके, कहां से? माइस्थीनिया ग्रेविस के यहां से क्वेश्चन थे। चलिएगा, बाकी माइस्थीनिया ग्रेविस के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सेरिब्रल एन्यूरिज्म का क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विद सब अरेक्नोइड हेमरेज, ए क्लाइंट विद सब अरेक्नोइड हेमरेज, यानी अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में हेमरेज हो गया है, सेकेंडरी टू रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से। और आप सभी जानते हैं कि कौन सी आर्टरी से बना होगा रप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म? मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा? सर बेरीज एन्यूरिज्म होगा। और कौन सी आर्टरी में? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बीच में से हुआ होगा। चलेगा, बिल्कुल सही है। एंड द क्लाइंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन्यूरिज्म प्रिकॉशंस, पेशेंट को एन्यूरिज्म प्रिकॉशंस पे रख दिया गया है। चलेगा, एन्यूरिज्म प्रिकॉशंस पे। टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरमेंट द नर्स शुड एंश्योर दैट विच आइटम इज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका सेरिब्रल एन्यूरिज्म था, वो रप्चर हो गया है और हेमरेज हो गया है। अब उसको कौन से प्रिकॉशंस में रखा जाएगा? चलेगा, चार ऑप्शन है आपके सामने, ब्राइट लाइट, एनीमा, टेलीविजन एंड रेडियो एंड डेली स्टूप सॉफ्टनर। जवाब आने दीजिएगा बेटा जी, बिल्कुल राइट आंसर आने दीजिएगा, राइट आंसर आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। चलेगा भैया, थोड़ा पानी पिलाइएगा। चलिए देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन चेक कीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। ममता यादव जी, बिल्कुल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है, यहां से जवाब दीजिएगा बेटा जी। ए होगा, बी होगा, सी होगा? डी 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 होगा कि ब्राइट लाइट नहीं देनी, अवॉइड करनी है, एनीमा अवॉइड करना है, टेलीविजन रेडियो अवॉइड करना है। बच्चे कह रहे हैं कि स्टूल। सी भी है, अलाउद्दीन मंडल जी कह रहे हैं कि टेलीविजन रेडियो दिया जाएगा। और सी अवॉइड, सी बोला जा रहा है। द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी। बेटा जी, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा कि चाहे हेड इंजरी हो, चाहे हेड इंजरी का क्लाइंट हो या फिर सेरिब्रल एन्यूरिज्म का क्लाइंट हो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म का क्लाइंट हो, सेरिब्रल एडिमा का क्लाइंट हो, मेनिंजाइटिस का क्लाइंट हो, इन सब का मैनेजमेंट कैसा होता है? अरे ये सब आगे जाके क्या पैदा करते हैं? इंक्रीज्ड आईसीपी पैदा करते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। आइदर इट इज, बिल्कुल सही कहा, आइदर इट इज, जोर नहीं लगवाना है। बिल्कुल सही है बेटा जी, बिल्कुल सही है। सर क्वेश्चन में तो आइटम पूछा रहा है, अब भैया क्वेश्चन वाले ने आइटम पूछा है और ऑप्शन दे दिए, अब जो ऑप्शन दिए उसी में तो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही है। चलेगा, आइटम का मतलब केवल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, आइटम का मतलब कोई स्टेटमेंट भी आइटम में काउंट होता है, कोई एक्टिविटी भी आइटम में काउंट होती है। बोलते हैं ना आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग वो कोई चाकू छुरू लेके डांस थोड़ी कर रही होती है कि पता चला कि वो क्या कह सकते हैं, हमारे जो गाना था मुन्नी है, वो मुन्नी आर्टरी फोर्स टेप लेके डांस कर रही हो। आइटम का मतलब स्टेटमेंट हो सकता है, एनी एक्शन भी हो सकता है। ओके डियर, चलेगा। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में जाके इंक्रीज आईसीपी पैदा करती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, एक स्ट्रोक और ऐड कर दीजिएगा बेटा जी, स्ट्रोक। ये सारी चीजें हमेशा याद रखना, इंक्रीज आईसीपी डेवलप करती है। तो जब भी इन सब का क्वेश्चन आए, आपको इंक्रीज आईसीपी का मान के सोल्व करना है। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि चाहे सबअरेक्नोइड हेमरेज हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता, इंक्रीज आईसीपी की बात हो रही है। और इंक्रीज आईसीपी में हमें पता है कि पेशेंट के ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करना होता, नो ब्रेन स्टिमुलेशन। पेशेंट के ब्रेन को कुछ भी स्टिमुलेट नहीं करना होता, नो वल्सेल्वा, जोर आजमाइश नहीं करनी होती पेशेंट को, ना वल्सेल्वा लगाना है, ना ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। ब्राइट लाइट नहीं देते, डिम लाइट कर देते हैं। एनीमा से वल्सेल्वा लगता है बेटा जी, एनीमा भी अवॉइड करना है। एनीमा वल्सेल्वा लगवाता है, बिल्कुल मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना, बिल्कुल सही कह रहे बेटा जी। चलिएगा, एनीमा क्यों नहीं देंगे? एनीमा कोजेज वल्सेल्वा, एनीमा से वल्सेल्वा अप्लाई होता है बेटा जी।
ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर से वल्सेलवा नहीं लगता, स्टूल को सॉफ्ट करने से नहीं लगता। अगर एनिमा लगाएंगे तो बंदे को स्टूल के लिए जोर लगाना पड़ेगा, स्टूल पास करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा जी, सचिन जी ने एनिमा वल्सेलवा लगाता है, स्टूल सॉफ्टर वल्सेलवा नहीं लगाता है। और टेलीविजन और रेडियो से और ब्राइट लाइट से, इन दोनों से क्या होगा, ब्रेन स्टिमुलेट होगा, ब्रेन स्टिमुलेट होगा। इसलिए ये तीनों चीजें अवॉइड की जाएगी। राइट आंसर क्या होगा आपका, स्टूल सॉफ्टनर होगा। स्टूल सॉफ्टनर ना वल्सेलवा लगाएगा ना उससे ब्रेन एक्टिवेट होगा। बिल्कुल, मुन्नी बदनाम हुई हाथ में बीपी हैंडल लेके, पवन धाकड़ जी कह रहे हैं बिल्कुल चलेगा। तो समझ में आ गया होगा, होप सो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए भैया जी। चाहे किसी का भी केस आए ऐसा, आपको इंक्रीज आईसीपी मान के सोल्व करना है। राइट आंसर इज डी। चलेगा, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी एन्यूरिज्म से एक क्लिक और बता दूंगा आपको, चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप जवाब दीजिएगा, दोबारा वैसा ही रिपीट हो गया है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए डायग्नोसिस ऑफ लीकिंग, लीक कर रहा है, कौन लीक कर रहा है, बेरीज एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म लीक कर रहा है, एंड इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, और शेड्यूल है यानी सर्जरी होगी, भविष्य में सर्जरी होगी। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्री प्रोसीजर पीरियड, प्री ऑपरेटिव पीरियड, प्री ऑपरेटिव पीरियड में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वही चारों ऑप्शन वापस आपके सामने आ गए हैं, रीड आउट करके बताइएगा। देते वक्त बोले का पूछ रहे हैं कि सर वल्सेलवा क्या होता है। बिल्कुल, रेक्टल टेम्परेचर अवॉइड करना है। अभी बताता हूं बेटा जी। सर अब संडे फ्री टेस्ट बंद कर दिया क्या, नहीं चौधरी जी ने बेटा, इसी बार बंद था, अगले संडे से वापस स्टार्ट हो जाएगा। इसी संडे को बंद करना था, इसी अगले संडे से वापस स्टार्ट हो जाएगा। चलेगा, पहले इसका जवाब दीजिएगा, फिर इसके बाद वल्सेलवा वगैरह भी शेयर करेंगे। ए सभी कह रहे हैं कि पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखेंगे। बी के क्या कह रहा है कि पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे। सी कह रहे हैं कि बेड साइड कमोड देंगे। और डी कह रहा है कि पेशेंट को दिन में 2 बार एटलीस्ट बेड से खड़ा होने की परमिशन देंगे। चलेगा, ए बी सी और ए। प्रीतम कुमार जी ने कह रहे हैं सी भी होगा और ए भी होगा। भैया साटा क्वेश्चन तो है ही नहीं, साटा क्वेश्चन तो है ही नहीं। बिल्कुल सही है, क्या बात है, छा गए लालाओं, दिल जीत लिया। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। पेशेंट का सेरेब्रल एन्यूरिज्म लीक कर रहा है तो मैं तो मान के चलूंगा इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट है, और इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट को बेड रेस्ट दिया जाता है, नो एम्बुलेशन। उस पेशेंट को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, ना कोई वल्सेलवा अप्लाई करवाना है। वल्सेलवा भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बिल्कुल सही कहा, पेशेंट बेड रेस्ट पे, सही बात है। अगर आप बाथरूम तक लेके जाओगे तो एम्बुलेट करेगा ना पेशेंट, चलेगा तो आईसीपी बढ़ जाएगा। अगर बेड साइड कमोड लाके दे दोगे, माना आपने उसको बाथरूम में नहीं लेके वहीं बेड पे ही लाके कमोड दे दिया, अरे भैया बेड पे कमोड दे दिया, क्या कमोड देने से सारा काम हो जाता है क्या? कमोड देने के बाद 10 का 40 में हुआ है ये। अच्छा, इसलिए रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेशेंट को तो जोर लगाना पड़ेगा तो वल्सेलवा लगाएगा, गलत बात हो गई, ये भी गलत बात हो गई। एनकरेज द क्लाइंट टू बी अप एटलीस्ट ट्वाइस पर डे। टू बी अप, अप का मतलब होता है बेड में से निकलना, घूमना। कितनी बार? दिन में 2 बार नहीं भैया, बेड रेस्ट देना है। सो द राइट आंसर इज ए। जब भी इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट होता है बेड रेस्ट दिया जाता है और हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन में दिया जाता है। कुछ भी करो लेकिन पेशेंट को ट्रिगर नहीं देना, बस बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलेगा, सब कंसेप्चुअल है, 10 का 40 में बस वर्ड चेंज है। बिल्कुल शुभम टेलर भैया जी, एग्जामिनर भी यही करता है, वो केवल शब्द नए बोल देता है, फॉर्मेट चेंज कर देता है, बाकी कंसेप्ट सेम टू सेम रहता है। आपका काम है कंसेप्ट को पकड़ के रखना। अगर कंसेप्ट फिक्स रहेगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेम। अच्छा, एक बच्चे ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज वल्सेलवा, तो उनका जवाब दे देते हैं। व्हाट इज वल्सेलवा? वल्सेलवा क्या होता है देखिएगा, वल्सेलवा एक मैन्यूअर है। मैन्यूअर का मतलब होता है मैनुअल एक्टिविटी। अगर इंसान कोई एक्टिविटी करता है तो उसे मैन्यूअर कहा जाता है। और उस मैन्यूअर को याद रखेगा, उस मैन्यूअर को किस नाम से बोल रहे हैं? वल्सेलवा। वल्सेलवा मैन्यूअर का मतलब होता है जोर आजमाइश करना। देखिएगा, पेशेंट क्या करता है, डीप इंस्पिरेशन करता है, गहरी सांस लेता है, और उसके बाद ग्लोटिस को क्लोज कर लेता है। उसके बाद ग्लोटिस को क्लोज्ड कर लेता है बेटा जी।
देखिएगा जब भी आप वेट उठाते हैं, खुद इमेजिन करके देखिएगा, जब आप वेट उठाएंगे दोनों हाथों से तो पहले गहरी सांस लेंगे, फिर सांस को रोक लेंगे। रोकती कैसी है? ग्लोटिस का बंद होने का मतलब ये हमारी लैरिंग्स होगी, ये लैरिंग्स का ढक्कन कहलाता है एपिग्लोटिस। ये जो छेद है लैरिंग्स का, इस छेद को बोला जाता है बेटा जी ग्लोटिस। दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस। और इसके ऊपर लगने वाले ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहा जाता है। दिस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लोटिस, दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस। जब भी ये फ्लैप यहां बंद हो जाता है, इसका मतलब ग्लोटिस क्लोज हो गया। पहले डीप इंस्पिरेशन करो और उसके बाद ग्लोटिस को बंद कर दो। ये मैनवर कहलाता है वल्सेल्वा मैनवर। दिस मैनवर इज नोन एज वल्सेल्वा मैनवर। और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। लेकिन ये ग्लोटिस हमेशा बंद ही होना चाहिए, तो हवा बाहर जाएगी नहीं। डीप इंस्पिरेशन, ग्लोटिस क्लोज, देन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, लेकिन ग्लोटिस क्लोज ही रहना चाहिए। इस मैनवर को वल्सेल्वा मैनवर कहते हैं बेटा जी। कब कब लगाते हैं देखिएगा, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसे आजमाइश करते हैं। जब आप स्टूल पास करते हैं यानी डिफिकेशन, whenever you are passing stool, it means at the time of defecation, टूथ ब्रशिंग के समय, अरे मंजन करते समय, टूथ ब्रशिंग करते समय ये काम करते हैं। एनीमा के समय, एनीमा एडमिनिस्टर कर रखा है किसी पेशेंट को, अरे एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन करते समय नहीं, अगर आप किसी पेशेंट के लगा रहे हैं तो आप में वल्सेल्वा पैदा नहीं होगा, पेशेंट में वल्सेल्वा पैदा हो जाएगा। इफ ए क्लाइंट इज एडमिनिस्टर्ड विथ एनीमा, तो उस पेशेंट में वल्सेल्वा पैदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बियरिंग डाउन एफर्ट्स करते समय वो सब वेट लिफ्टिंग में इंक्लूड हो गए बेटा जी। ये सब कंडीशन में कब नहीं लगाना चाहिए, इसकी वजह से क्या होता है भैया? सारे प्रेशर बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा पेल्विक प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से सारे प्रेशर बढ़ जाते हैं, इंट्राक्रेनियल, इंट्रा ओकुलर, इंट्रा थोरेसिक, इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्रा रीनल, सारे बढ़ जाते हैं बेटा जी। एक और याद रखेगा, जब आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तब भी कौन सा लगता है? तब भी वल्सेल्वा मैनवर अप्लाई होता है। तो इन सब कंडीशन में आपको ये सारे प्रेशर बढ़ते हैं। तो ये कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कब नहीं लगाना चाहिए, ये भी देख लो। वल्सेल्वा का कब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, वल्सेल्वा कब नहीं लगाना चाहिए? कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें इंक्रीज आईसीपीओ, तब नहीं लगाना चाहिए। अगर अभी भी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो भैया खोपड़ियां दोबारा खुल जाएगी। अगर पेशेंट को ग्लूकोमा है, उसमें पहले से ही बढ़ा हुआ है, या अभी अभी आई सर्जरी हुई है तो नहीं लगाना चाहिए। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर कार्डियक सर्जरी हुई है, थोरेसिक सर्जरी हुई है तो नहीं लगाना चाहिए। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, अगर लीवर सिरोसिस है, या अभी भी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो वल्सेल्वा नहीं लगाना चाहिए। और अगर अभी भी पेल्विक सर्जरी हुई है तो नहीं लगाना चाहिए। इन सब कंडीशन में वल्सेल्वा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। होप सो सारा क्लियर हो गया होगा। आप एक एक प्रेशर से समझ सकते हैं सर, डीप इंस्पिरेशन में या फिर और भी किसी में। क्या कह रहे हैं चंद्रप्रकाश? समझा नहीं बेटा? डीप इंस्पिरेशन से होता है, पहले डीप इंस्पिरेशन करो फिर ग्लोटिस को क्लोज कर दो। तो जितनी भी कंडीशन होती है, चाहे हार्ट डिजीज हो, ग्लूकोमा हो, आई प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लीवर सिरोसिस, एब्डोमिनल सर्जरी हो, पेल्विक सर्जरीज हो, इन किसी में भी नहीं किया जाता। हमेशा याद रखेगा, चलेगा। सर कभी पिंडावल आओ, कचौरी और ढोकला बहुत अच्छा है यहाँ, शुभम टेलर। बिल्कुल आएंगे भैया, आपने इन्विटेशन दिया है तो जरूर आएंगे, चलेगा। और सर अभी कभी, बिल्कुल भैया जरूर आएंगे। इधर देखिएगा बेटा जी, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके, किसका? वल्सेल्वा का। चलिए अब अपने इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ए क्लाइंट विथ रप्चर्ड इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, इंट्राक्रेन्युलर एन्यूरिज्म है जो रप्चर हो गया है, फट गया है, बिल्कुल सही है। इन विच सर्जरी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और इसमें डॉक्टर कह रहा है कि इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। इज स्टिल मेंटेन्ड, उसको कैसी पोजीशन मेंटेन रखना है? स्टिल, स्टिल का मतलब है मरे हुए के समान रखना है, उसको बिल्कुल स्टिल रखना है, बेड रेस्ट रखना है, ऑन ए बेड रेस्ट में रखना है, विथ सब अरेक्नोइड प्रिकॉशंस। कौन से प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं? सब अरेक्नोइड प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है भैया। द नर्स शुड क्वेश्चन विच मेडिकेशन इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी? देखिएगा, पेशेंट को रप्चर हो गया इंट्राक्रेनियल प्रेशर,
उसको कौन सी दवाई पे क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन का मतलब होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड या अवॉइड करना। बेटा जी हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का मतलब है कि वो चीज अवॉइड करनी है। तो बताइए कौन सी दवाई अवॉइड करनी है रप्चर्ड केस में। ऑप्शन ए निकार्डिपिन अवॉइड करनी है, हिपेरिन सोडियम अवॉइड करनी है, डोकुसेट सोडियम अवॉइड करनी है, या अमीनो कैप्रोइक एसिड अवॉइड करनी है। जवाब आने दीजिएगा। सर हिंड्रा एडेक्टोमी में वल्सेलवा लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं लगा सकते प्रीतम कुमार जी ने भैया, हिंडर एडेक्टोमी में भी नहीं लगा सकते। हिंडर एडेक्टोमी मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ वल्वा, वल्वा बिल्कुल भैया। बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज बी, बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही का डियर। देखिएगा क्यों होगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रप्चर्ड हो गए हैं, रप्चर्ड हो गए, इसका मतलब क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको ब्लीडिंग को रोकना है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है। पहली दवाई देखिएगा कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन एक ही ग्रुप की दवाइयां हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगी। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, इस तरह ब्लीडिंग के चांसेस को कम करती है। डोकुसेट क्या होता है बेटा जी? दिस इज स्टूल सॉफ्टनर। ये स्टूल सॉफ्टनर होता है डोकुसेट, आपको पढ़ा चुके हैं अजय सर। स्टूल सॉफ्टनर होता है, वल्सेलवा अप्लाई नहीं होने देता। स्टूल सॉफ्टनर देंगे तो वल्सेलवा नहीं लगेगा, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और अमीनो कैप्रोइक एसिड भी आ गई आपकी, हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, चलेगा। तो हिपेरिन नहीं देनी है, यस हिपेरिन को अवॉइड करना है। हिपेरिन क्या है? इट इज एंटी कोएगुलेंट। हिपेरिन इज एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लीडिंग को, जो क्लोटिंग नहीं होने देगी, एंटी कोएगुलेंट कैटेगरी की है। दिस शुड बी अवॉइडेड इन एनी केस ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के केस में अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल भैया जी चलेगा, क्या बात है। स्टूल सॉफ्टनर है भैया, डोकुसेट स्टूल सॉफ्टनर होती है। बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हियर वी गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है बेटा जी, और नेगलेट सिंड्रोम का है, बिल्कुल याद रखिएगा, चलेगा। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। द होम केयर नर्स, एक नर्स है होम केयर नर्स, विच इज ए क्लाइंट हु हैज हैड ए स्ट्रोक, जिसको स्ट्रोक हुआ था। पहले स्ट्रोक के बारे में हल्की जानकारी दे दूं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेटा जी डिजीज का नाम है स्ट्रोक, जिसे सीवीए भी बोला जाता है, या ब्रेन अटैक। जिस प्रकार हार्ट अटैक होता है उसी तरीके से, सेम तरीके से ब्रेन अटैक होता है। शॉर्ट में बोला जाता है सीवीए। सी फॉर सेरिब्रो, वी फॉर वेस्कुलर एंड ए फॉर अटैक। सेरिब्रोवेस्कुलर अटैक, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक बोला जाता है। क्या होता है इसमें देखिएगा, ये दो तरह का होता है बेटा जी स्ट्रोक। इट इज ऑफ टू टाइम्स। क्या होता है दोनों के अंदर? एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक, एंड द सेकंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है बेटा जी। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब क्या होगा कि ये अगर ब्रेन है और ये ब्रेन की कोई ब्लड वेसल है, तो ब्रेन की ब्लड वेसल में क्या आ गया है? ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लोट आ गया है, और उस क्लोट की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। यस देयर इज ए क्लोट। या तो थ्रोम्बस आ जाए, या तो थ्रोम्बस आ जाए, या किसी प्रकार का एम्बुलस आ जाए। थ्रोम्बस का मतलब चिपकी हुई चीज और एम्बुलस का मतलब दौड़ती हुई चीज। फ्री फ्लोइंग आइटम इज नोन एज एम्बुलस, एंड एडिक्ट आइटम और फिक्स्ड आइटम इज नोन एज थ्रोम्बस। थ्रोम्बस चिपका हुआ होता है, एम्बुलस बहता हुआ होता है। ये कंसेप्ट याद रखेगा। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ये आके अटक जाते हैं तो आगे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई इज नोन एज इस्चीमिया। ब्लड सप्लाई की कमी इस्चीमिया कहलाता है। थोड़ी देर तो ब्रेन का वो हिस्सा सर्वाइव करेगा और उसके बाद उस हिस्से की डेथ हो जाएगी, इन्फार्क्शन हो जाएगा, ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, परमानेंटली मर जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज इस्चीमिक स्ट्रोक। इधर होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर रप्चर हो जाए, रप्चर कब होगा? जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ब्रेन की कोई कैपिलरीज होगी वो रप्चर कर जाएगी।
ब्रेन की कोई कैपिलरी आर्टरी होगी वो रप्चर कर जाएगी और वहां से ब्लड लीक करके साइड टिश्यू में चला जाएगा, इतना ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा कि इस ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देगा, तो भी आगे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और डेड हो जाएगा। दिस इज नोन एज हेमरेजिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक दो टाइप के हो गए आपके सामने, एक हो गया इस्चेमिक और एक हो गया हेमरेजिक। मोस्ट कॉमन होता है बेटा जी इस्चेमिक। जब भी एग्जाम में स्ट्रोक का क्वेश्चन आए, जब भी एग्जाम में स्ट्रोक का क्वेश्चन आए, आपको इस्चेमिक मान के सोल्व करना है। हेमरेजिक बहुत कम होता है सर, इस्चेमिक भी तो दो होते हैं, थ्रोम्बस और एम्बुलस। आपको थ्रोम्बस मान के सोल्व करना है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्ट्रोक इज थ्रोम्बस। थ्रोम्बस की वजह से स्ट्रोक होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। ये कंसेप्ट याद करके चलिएगा बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखिएगा डियर, स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कोज समझ में आ गया। स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी सिम्टम्स होते हैं। कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, जो एरिया डैमेज होगा वैसे सिम्टम्स आएंगे बेटा जी, आपको कतई रटने की जरूरत नहीं है। अगर पैराइटल लोब डैमेज हो गया तो सेंसरी फंक्शन खत्म हो जाएंगे। अगर फ्रंटल लोब खत्म हो गया तो मोटर फंक्शन खत्म हो जाएंगे। अगर ब्रोका एरिया या वर्निक एरिया खत्म हो गया तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। अगर सेरिबेलम में स्ट्रोक हो गया तो बॉडी के इक्विलिब्रियम बैलेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, याद रखेगा। अगर फ्रंटल लोब खत्म हो गया तो बिहेवियर में तकलीफ आ जाएगी। आपको कोई भी सिम्टम रटना नहीं है, नेवर। सारे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन से पार्ट का स्ट्रोक हुआ है, विच पार्ट इज डैमेज। थ्रोम्बस ट्रेवल करता है क्या सर जी भैया? थ्रोम्बस ट्रेवल करेगा तो फिर वो थ्रोम्बो एम्बुलस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, एम्बुलस में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चा कह रहा है कि थ्रोम्बस कन्वर्ट करता है क्या? देखिएगा बेटा जी, एम्बुलस अगर एयर चली गई है तो एयर एम्बुलस, अगर फैट दौड़ रही है ब्लड में तो फैट एम्बुलस, और अगर थ्रोम्बस कहीं से टूट के दौड़ रहा है, आप दौड़ने लग गया है, तो उसे थ्रोम्बो एम्बुलस बोला जाएगा। थ्रोम्बस नहीं बोला जाएगा, थ्रोम्बो एम्बुलस बोला जाएगा। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। बस आपको ब्रेन के उस पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप आसानी से सिम्टम्स बता सकते हैं। चलेगा बेटा जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा दूसरा, देखिएगा कि मोस्ट कॉमनली कहां होता है। मोस्ट कॉमनली सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इन्वॉल्व होता है, याद रखेगा। मोस्ट कॉमन सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है। और वो भी कौन से है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में? राइट साइडेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सबसे कॉमन कौन सा प्रभावित होता है? तो जवाब आएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक सबसे कॉमन राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं बेटा जी। तो पैरालिसिस कौन सी साइड का हो जाएगा? राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करती है, लेफ्ट साइड राइट को कंट्रोल करती है, तो लेफ्ट साइडेड वीकनेस हो जाएगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड में वीकनेस होगी भैया जी, लेफ्ट साइडेड वीकनेस हो जाएगी स्ट्रोक की वजह से, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिएगा, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलेगा, पहले इस क्वेश्चन का फिर उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? द होम केयर नर्स विजिट ए क्लाइंट हु हैज स्ट्रोक विथ रिजल्टेंट स्ट्रोक वार। उसके बाद क्या हो गया? अभी भी रिजल्टेंट यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम पैदा हो गया है। क्या होता है नेग्लेक्ट सिंड्रोम? पहले उसको पढ़िएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेग्लेक्ट सिंड्रोम क्या होता है बेटा जी? देखिएगा, मैंने क्या कहा कि पेशेंट का अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड की बॉडी से ना तो कोई मैसेज आएगा और ना वहां ऑर्डर जाएगा, तो लेफ्ट साइड की बॉडी नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा जी? इधर देखिएगा, अगर एक पेशेंट की बॉडी बना दूं, ये उसका ब्रेन रहा, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड इट इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसके बाद ये बाकी का फेस रहा, ये बाकी का फेस रहा, ये आईज रही, ये चेहरा रहा, ये सब कुछ ऐसा रहा। अब देखिएगा क्या सीन होगा भैया जी इस पेशेंट के साथ में, इस पेशेंट के साथ में क्या सीन होगा देखना। अगर राइट साइड में स्ट्रोक हो गया है तो लेफ्ट साइड की बॉडी को पेशेंट नेग्लेक्ट कर देगा, यानी लेफ्ट साइड से नो सेंस, पेशेंट को कोई मैसेज नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड में नो मूवमेंट, लेफ्ट साइड में पेशेंट मूवमेंट करना बंद कर देगा। धीरे धीरे पेशेंट अपनी भूल ही जाता है कि उसकी बॉडी भी है क्या, राइट साइड में बॉडी भी है क्या, पेशेंट लेफ्ट साइड में बॉडी भी है क्या, पेशेंट आदि अपनी बॉडी को भूल जाता है। इधर से तो शेविंग कर लेगा, टकाटक रहेगा,
और इधर बड़ी बड़ी मूछें, रावण की तरह मूछें आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी। पेशेंट आधे चेहरे से शेविंग कर देता है, आधे चेहरे से शेविंग ही नहीं करता है। इस प्रकार का सिंड्रोम पैदा हो जाता है एंड दिस इज नोन एज नेगलेट सिंड्रोम। यूनिलेटरल नेगलेट सिंड्रोम बोला जाता है इसे, यूनिलेटरल नेगलेट सिंड्रोम बोला जाता है। पेशेंट आधी बॉडी कोई काम में लेता है, आधी बॉडी को भूल ही जाता है। यूनिलेटरल नेगलेक्ट सिंड्रोम यानी आधी बॉडी का ध्यान रखना, आधी बॉडी के बारे में अनअवेयर हो जाना। चलता चलता अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर टूट गया है तो जाके लेफ्ट साइड से किसी भी खंबे से टकरा जाएगा, फिर कहेगा अरे यार इधर भी मेरी बॉडी है क्या। ये वाला सीन पैदा हो जाता है बेटा जी। बिल्कुल आधी शेविंग करेगा, आधी नहीं करेगा, इसे नेगलेक्ट सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर है बेटा जी, चलेगा। अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बाकी कंसेप्ट बाद में क्लियर कराऊंगा। तो एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ और स्ट्रोक होने के बाद उसको यूनिलेटरल नेगलेक्ट सिंड्रोम पैदा हो गया है, हु वाज रिसेंटली, अब उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द फैमिली रिगार्डिंग केयर, उसके परिवार को क्या एजुकेशन देगी, इंस्ट्रक्शन देगी। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। चारों ऑप्शंस को देख के कोई तकलीफ नहीं है शाहरुख जिलानी बेटा, बिल्कुल अर्धनारीश्वर हो जाएगा। बिल्कुल डियर, ये सब कुछ प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से होता है। प्रोप्रियोसेप्टरी सेप्टर काम नहीं करते, इसलिए आधी बॉडी कहां है पता ही नहीं चलता। शाहरुख जिलानी बेटा डेली 5 बजे होती है, डेली 5 बजे होती है। कल टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हुई, बाकी सबको पता है 4 से 5 शाहरुख सर, 5 से 6 राम सर, और रात को 9 से 10 5 से 6 मल्टीपल फैकल्टी, और 9 से 10 का 40 सेशन होता है। कंटिन्यू चल रहा भैया जी, चलेगा। राइट आंसर क्या होगा, परिवार को कहेंगे कि असिस्ट द क्लाइंट फ्रॉम अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड से उसको असिस्ट करो। प्लेस पर्सन आइटम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, उसके सामने रखो सारी चीजें। डिस्करेज द क्लाइंट फ्रॉम स्कैनिंग द एनवायरमेंट, कि वो पूरे एनवायरमेंट को ना देखे, केवल सामने सामने देखें। और असिस्ट द क्लाइंट विद ग्रूमिंग द अनअफेक्टेड साइड फर्स्ट, उसे कहेंगे कि अनअफेक्टेड साइड को पहले ग्रूम कर। राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। कल भी 11 PM हुई थी, बिल्कुल भैया, गुरु नर्सिंग अकेडमी ने प्रॉमिस कर दिया क्लास होगी मतलब होगी। तो कल 5 बजे नहीं हो पाई तो कोई तकलीफ नहीं है, हमने रात को 11 बजे क्लास को लाइव किया और उसके बाद वो जो रिकॉर्डिंग हुई वो आपके सामने आज आपको मिल गई होगी। बिल्कुल फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। असिस्ट द क्लाइंट फ्रॉम अफेक्टेड साइड, जवाब आने दीजिएगा बेटा जी, फटाफट फटाफट जवाब आने दीजिएगा। चलेगा, ए बी सी डी। अलाउद्दीन मोंडल जी कह रहे हैं कि डी होगा। अशोक बताला जी डी के फेवर में, शक्ति सिंह जी ने ए के फेवर में, के स्टीवर्ड राज डी, ऋतिक जी के स्टीवर्ड ए के फेवर में है। चलेगा बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा डियर, देखिएगा डियर, सबसे पहले क्या होगा हमेशा याद रखेगा, द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। ए राइट आंसर होगा बेटा जी, डी नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। अभी अभी मैंने आपको इस डायग्राम में क्या क्लियर किया, देखिएगा, पेशेंट का राइट साइड टूट गया, पेशेंट इधर से, यानी ये कौन सी साइड हो गई है, लेफ्ट साइड हो गई है, अफेक्टेड साइड। लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं करी तो ये अफेक्टेड साइड हो गई है, और ये अनअफेक्टेड साइड हो गई है, ये अनअफेक्टेड साइड हो गई है। अब मेरे को बताइए पेशेंट कौन सी बॉडी को भूल जाता है, अनअफेक्टेड साइड को भूलता है या अफेक्टेड साइड को भूलता है। सर अफेक्टेड साइड को भूल जाता है। तो भैया जिस चीज को भूलते हैं उसको पहले याद करो। अगर वो शेविंग कर रहा है तो पहले इस साइड से शेविंग करेगा, जी हाँ, पहले इस साइड से शेविंग करेगा, चकाचक हो जाएगा। ये लीजिए चकाचक कर दिया, इस साइड से क्लियर करेगा, उसके बाद अनअफेक्टेड साइड की तरफ मूव करेगा। जो भी काम करेगा पहले अफेक्टेड साइड से करना स्टार्ट करेगा ताकि भूल ना जाए। अफेक्टेड से अनअफेक्टेड की तरफ मूव करना है बेटा जी, हमेशा याद रखेगा। पहले अफेक्टेड की तरफ जाना है, बिल्कुल एक तरफ से शेविंग करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अफेक्टेड साइड से शेविंग करेगा। क्लियर है बेटा जी, हमेशा याद रखेगा। चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, एक एक को क्लियर कर देते हैं। इधर देखिएगा, असिस्ट द क्लाइंट विद ग्रूमिंग द अनअफेक्टेड, नहीं, पहले अफेक्टेड साइड से कराओ ताकि भूल ना जाए बाद में। पहले जिस चीज में तकलीफ है उधर से करवाओ, उसके बाद तो वो दिख ही रहा है आपको, पेशेंट को खुद ही पता चल जाएगा, अरे इधर तो शेविंग हुई नहीं। अनअफेक्टेड में तो खुद ही पता चल जाएगा, तो अफेक्टेड साइड से करो।
ऐसे केसेस में क्लाइंट को बोला जाता है कि पूरे एनवायरमेंट की स्क्रीनिंग करे, डिस्करेज नहीं किया जाएगा। पेशेंट को पूरा एनवायरमेंट देखने के लिए कहा जाएगा। वो जहां भी सपोज उसके सामने खाने की प्लेट रखी है तो उसको पूरी प्लेट को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाएगा, यूं घूम के कि थाली में कितनी कटोरी है, कौन कौन सी सब्जी है, कितनी चपाती है, कितना सलाद है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाएगी। अदरवाइज पेशेंट पता है क्या करेगा, अगर आधी प्लेट में चपाती साइड में रखी है, सब्जी एक तरफ रखी है, तो वो सब्जी खा जाएगा, चपाती खाएगा ही नहीं, चपाती का पता ही नहीं लगेगा उसे। तो पूरी थाली को ऑब्जर्व करने को कहा जाता है बेटा जी, हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल अफेक्टेड साइड, इसलिए पूरे एनवायरमेंट को स्कैन करने को कहा जाता है। ये डिस्करेज गलत हो गया। अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं कि प्लेस पर्सन्स आइटम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। अरे सामने नहीं रखना। अगर आप पेशेंट के सामने रख दोगे, अगर मैं ये खड़ा हूं और आप मेरे सामने कोई आइटम रख दोगे बिल्कुल स्ट्रेट में, तो आधी साइड से दिखाई देगा और आधी साइड को ऑब्जर्व करेगा और आधी साइड को ऑब्जर्व नहीं करेगा। बिल्कुल सामने नहीं रखने भैया जी, बेटा जी याद रखेगा। अनअफेक्टेड साइड से उसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करनी है। बिल्कुल फ्रंट में रख देंगे तो आधे ऑब्जर्व करेगा और आधे ऑब्जर्व नहीं करेगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा। असिस्ट द क्लाइंट फ्रॉम अफेक्टेड साइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तरफ वो ध्यान नहीं देता है। तो पेशेंट को अफेक्टेड साइड में असिस्ट करना है, फ्रंट में नहीं रखना है। पूरे एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए कहना है, डिस्करेज नहीं एनकरेज करना है। और लास्ट में अफेक्टेड साइड से ग्रूमिंग फर्स्ट करवानी है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलेगा, आई से नहीं दिखेगा क्या सर, भैया पूरी बॉडी में बिल्कुल हेमिएनोपिया हो जाएगा। पूरी बॉडी प्रभावित होती है तो बेटा अगर आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर खराब हो गया तो पूरी बॉडी प्रभावित हो जाएगी बेटा जी, याद रखिएगा। चलेगा, बिल्कुल आई पे मैंने कहा ना, अगर ऑक्सीपिटल लोब टूट गया एक साइड का तो आईज कैसे दिखाई देगी बेटा, पूरी बॉडी में इफेक्ट आ जाते हैं, पूरी हाफ बॉडी में इफेक्ट आ जाते हैं अगर एक पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रभावित हो जाता है तो। चलिए नेग्लेक्ट सिंड्रोम का एक क्वेश्चन और करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नेग्लेक्ट सिंड्रोम। ये देख लीजिएगा, इमेज देख लीजिएगा भैया, कईयों की इमेज देखने की मंशा थी। ये लो, इस लालाओं को देख लो, ये खुद डायग्राम में देख लीजिएगा। इसने अपने इधर वाले चेहरे की तो शेविंग कर ली और इस चेहरे पे अभी भी शेव पड़ी है। क्यों पड़ी है, क्योंकि ये नेग्लेक्ट सिंड्रोम से प्रभावित है। इसे इधर वाले चेहरा का एहसास ही नहीं है। कुछ दिनों तक तो होता है, स्ट्रोक होने के कुछ दिनों तक तो पता रहता है कि हाँ अपना इधर से चेहरा है जो फील नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन काफी समय के बाद बंदा भूल जाता है। ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, मिरर ट्रीटिंग होती है। ऐसे पेशेंट को हर काम मिरर में देख के करने को कहा जाता है कि खाना खाए तो प्लेट सामने रख दे और सामने कांच लगा के खाना खाए। अरे कांच में तो क्या होगा, पेशेंट को एक तरफ का तो दिखाई देता है, कांच में उल्टी साइड वाला सीधा दिखाई देगा। तो वो दोनों साइड की, खुद की बॉडी में तो सही दिखाई दे रहा है और कांच में उल्टा वाला भी दिखाई दे रहा है, तो वो दोनों काम कर लेगा, आधा खुद के बेस पे और आधा मिरर के बेस पे। मिरर के सामने हर काम करने के लिए कहा जाता है बेटा जी, याद रखिएगा। चलेगा, सचिन जी ने कह रहे हैं सर एक साइड से तो चकाचक हो गया है और एक साइड वृक्षारोपण हो रखा अभी भी। चलेगा बेटा जी, ओके डियर। टिकटॉकर है ये सर, मुझे पता नहीं टिकटॉकर है या कौन सी है। च्यूइंग कौन सी साइड से करेगा भैया, च्यूइंग तो आपको खुद को पता है, जो अनअफेक्टेड साइड है उसी से तो करेगा प्रीतम बेटा। अनअफेक्टेड साइड से करेगा बेटा जी, अफेक्टेड साइड से नहीं करेगा। थैंक यू पूजा टोपर डीएनए फॉर गिविंग, क्योंकि बेटा आप ले रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं। अगर आप उल्टे खड़े हो जाए, आप सीधे हैं इसलिए ये नॉलेज दिया जा रहा है। अगर आप गर्दन मुंदी कर लेंगे और कहेंगे गुरुजी अब हम पे नॉलेज बरसाओ, तो नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल सीधे हैं इसलिए आप पे हल्का फुल्का नॉलेज दिया जा रहा है आपको। चलेगा, सचिन के लड़के वाले आए हैं, इधर देखिएगा भैया। अगले क्वेश्चन के बारे में रीड आउट कीजिएगा। द नर्स इज रिव्यूइंग द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए क्लाइंट विथ ए राइट साइडेड स्ट्रोक। बहुत गौर से देखिएगा, पेशेंट को कहां का स्ट्रोक हुआ है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का स्ट्रोक हो गया है। एंड हु हैज लेफ्ट साइडेड डेफिसिट, और लेफ्ट साइड की बॉडी में पंगा हो गया है। यानी पेशेंट अपनी कौन सी बॉडी को भूल गया, लेफ्ट साइड की बॉडी को भूल गया, लेफ्ट साइड की बॉडी को भूल गया बेटा जी। द नर्स नोट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट द क्लाइंट हैज यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, और नर्स ने नोट किया है कि पेशेंट को यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम पैदा हो गया है, यानी बंदा लेफ्ट साइड की बॉडी को नेग्लेक्ट कर चुका है। द नर्सिंग केयर प्लान विद द अंडरस्टैंडिंग दैट विच एक्शन वुड बी लीस्ट हेल्पफुल। बहुत ही गौर से देखिएगा, लीस्ट हेल्पफुल पूछा है। लीस्ट हेल्पफुल का मतलब होता है बेटा जी मिनिमम। लीस्ट हेल्पफुल का मतलब होता है जो मिनिमम हेल्प वाली हो, या आपके बेकाम की ना हो, बेकार आइटम हो, या जो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।
इन लोगों के लिए लीस्ट काम में आता है। किसी चीज को अवॉइड करना है, कोई चीज बेकार है या मिनिमम हेल्प वाली है, दैट इज नोन एज लीस्ट हेल्पफुल। तो बताइए इनमें से सबसे कम हेल्प वाली या बेकार आइटम कौन सा है? नेग्लेक्ट सिंड्रोम में कौन सी साइड भूल गया है पेशेंट? लेफ्ट साइड को भूल गया है पेशेंट बेटा जी, लेफ्ट साइड के बॉडी को भूल गया है। प्लेस बेड साइड आर्टिकल्स ऑन द लेफ्ट साइड, कि बेड साइड के आर्टिकल्स लेफ्ट साइड में रखे जाएं। अप्रोच द क्लाइंट फ्रॉम राइट साइड, पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच किया जाए। टीच द क्लाइंट टू स्कैन द एनवायरमेंट, उसे बोला जाए कि एनवायरमेंट को स्कैन करे। मूव द कमोड एंड चेयर टू द लेफ्ट साइड, और कमोड और चेयर को लेफ्ट साइड में रखा जाए। फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चंद्रशेखर शर्मा जी कह रहे हैं कि ए होगा। ए बेकार आइटम है, जो गलत है वो बताना है भैया। पूनम कुलहरी जी कह रहे हैं कि बी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिएगा चलिएगा भैया चलिएगा। अच्छा, अगर कोई चीज पेशेंट कौन सी साइड को भूल गया है भैया, पेशेंट कौन सी साइड को नेगलेक्ट कर रहा है? लेफ्ट साइड को नेगलेक्ट कर रहा है पेशेंट, लेफ्ट साइड को भूल गया है। केवल कौन सी साइड को याद करके बैठा है? राइट साइड को याद करके बैठा है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? आपका क्या काम होगा? आपका क्या फर्ज होगा? क्या उसे राइट साइड की बॉडी ही याद दिलाते रहें या लेफ्ट साइड की बॉडी भी याद दिलाएं? फटाफट बोलिएगा, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पेशेंट की राइट साइड तो उसको याद है, पेशेंट कौन सी साइड को भूल गया है? लेफ्ट साइड को भूल गया है। तो उसको बार बार कौन सी साइड याद दिलानी चाहिए? राइट साइड याद दिलानी चाहिए या लेफ्ट साइड याद दिलानी चाहिए? भैया पेशेंट जिस साइड को भूल चुका है उससे बार बार वही साइड याद दिलाओ, ताकि उसके दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं, अभी भी मेरा आधा हिस्सा मौजूद है, अभी भी मेरा आधा हिस्सा मौजूद है। अगर पेशेंट लेफ्ट साइड को नेगलेक्ट कर रहा है तो रिमाइंड, उसे बार बार रिमाइंड कराओ अबाउट लेफ्ट साइड। उसे बार बार याद दिलाओ कि भैया कहां जा रहा आधी बॉडी लेके अर्धनारीश्वर, तेरी आधी बॉडी अभी भी मौजूद है, लेफ्ट साइड भी मौजूद है। हर काम उससे लेफ्ट साइड से कराओ। आप खुद लेफ्ट साइड से उसका सामना करो, खाने पीने की चीजें लेफ्ट साइड में दे दो, शेविंग वगैरह लेफ्ट साइड से कराओ। हर काम पहले लेफ्ट साइड से कराओ, ताकि उसको याद रहे कि मेरी आधी बॉडी अभी भी मौजूद है। बिल्कुल भैया, जिस साइड की बॉडी भूल चुका होता है हर काम उसी साइड से करवाना चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि बेड साइड आर्टिकल्स रखो लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सही कह रहा है, याद दिलाया जा रहा है, लेफ्ट साइड से काम करवाया जा रहा है। डी क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड में कमोड चेयर रखो, बिल्कुल सही कह रहा है भैया। पूरे एनवायरमेंट को स्कैन करो, बिल्कुल सही कह रहा है। ये नर्स की साइड से अप्रोच करिए, राइट साइड से अप्रोच करिए, यानी लेफ्ट साइड को भूल गई है। लेफ्ट साइड पेशेंट काम ही नहीं लेगा। सो द लीस्ट फीजिबल इज बी, सबसे कम हेल्प वाला काम कौन सा हुआ? बी होगा भैया जी, बी होगा। बाकी सब सही एक्शन है, बी सही एक्शन नहीं है। जो चीज भूल जाती है, टीवी रिमोट लेफ्ट साइड में रखना है बेटा जी, सब चीज थाली लेफ्ट साइड में रखनी है। पिछले ऑप्शन में क्वेश्चन था ना कि उसके खाने की चीज उसके सामने रख दो, प्लेट को सामने रख दो, नहीं, प्लेट जिस साइड में नेगलेक्ट करता है उसी साइड में रखो, ताकि मजबूरी में उसको उस साइड को काम में लेना पड़े। जो चीज भूल जाता है सब कुछ उस साइड में रखना पड़ता है बेटा जी। चलेगा, होप सो क्लियर हो गया होगा। नेगलेक्ट सिंड्रोम बिल्कुल क्लियर हो गया। चलेगा, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देते वक्त बोलेगा। तनु जी ने भी सलूट कह रहे हैं, लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो साइड भूल जाती है उसी साइड से पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए, ताकि बार बार याद आए। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? हियर वी गो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? चलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रोक का ही क्वेश्चन है, स्ट्रोक का ही क्वेश्चन है। सर अलग ही बीमारी है ये, तो बेटा जी होती है, अलग बीमारी नहीं है ये। स्ट्रोक के पेशेंट में चाहे वो सेंसरी लॉस हो चाहे मोटर लॉस हो, उन दोनों में हो जाती है। प्रियंका जी ने थोड़ी सी टेंस लग रहे हैं, पता नहीं क्या चीज हो गई है, क्यों टेंस लग रहे हैं। चलेगा, दाल बाटी लेफ्ट साइड में रखनी है, बिल्कुल। ऋतिक शर्मा जी 5 किलो दाल बाटी चूरमा लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड से बचीड़ उड़ाना उसका। ओके डियर, चलेगा। अरे केवल लेफ्ट साइड नहीं, अफेक्टेड लिखो बेटा, अफेक्टेड, लेफ्ट साइड नहीं। स्किलफुल बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तनु जी ने कह रहे हैं बेटा जी अफेक्टेड साइड। एग्जाम में अगर लेफ्ट साइड का बचीड़ बोल गया तो राइट साइड में रखना है, केवल लेफ्ट याद मत कर लेना। चलेगा, बिल्कुल ओके। ममता यादव जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल। चलिए ममता जी तैयार रखिएगा किसी दिन दाल बाटी चूरमा। द नर्स इज कंडक्टिंग ए हेल्थ स्क्रीनिंग ऑन ए क्लाइंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है।
द नर्स इज कंडक्टिंग ए हेल्थ स्क्रीनिंग ऑन ए क्लाइंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री रही है हाइपरटेंशन की, उसका हेल्थ स्क्रीनिंग किया जा रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, यानी और ज्यादा चीज एजुकेशन देनी चाहिए रिलेटेड टू स्ट्रोक प्रिवेंशन। आपको कहा था कि स्ट्रोक दो टाइप का होता है, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज बताइएगा। हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन। अगर आप स्ट्रोक को रोकना चाहते हैं तो हाइपरटेंशन को रोकना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग फर्दर एजुकेशन क्या देनी होगी, यानी हाइपरटेंशन के लिए क्या गलत स्टेटमेंट है, हाइपरटेंशन के लिए क्या गलत चीज बोली गई है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए, ईट 2 बाउल्स ऑफ हाई फाइबर्स, कि 2 बाउल हाई फाइबर खाना खाइए। हैज ए ब्लड प्रेशर ऑफ 118/72, ये वाला ब्लड प्रेशर है और कुछ दिनों में 10 पाउंड 5 किलो वजन लॉस्ट कर चुका है। बिल्कुल इस्चेमिक नहीं मानना भैया, इस्चेमिक नहीं मानना बेटा जी। हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंसिव मान के सोल्व करना है। तीसरा, यूज चलेगा बेटा जी, यूज कंडम्स फॉर प्रेगनेंसी एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड जॉग्स 2 माइल्स डेली। यहां उसको छोड़िएगा, वो तो फालतू चीज लिखी गई है। जॉगिंग करनी है 2 मील डेली, इसका कोई तुक नहीं है, या तो फालतू कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 मील पर डे वो क्या करे भैया जी, जॉगिंग करे। यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, और प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव काम में ले, और वर्क एज ए मैनेजर ऑफ ए डीजी मेडिकल सर्जिकल यूनिट। और 5वां लिख दीजिए नन ऑफ द अबव, 5वां लिखिएगा नन ऑफ द अबव। अब जवाब दीजिएगा, चलेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। 5वां लिख दीजिएगा नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, क्या बात है भैया, चलेगा। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही कहा। द राइट आंसर इज डी, डी राइट आंसर होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे रिस्क के लिए जिम्मेदार हैं बेटा जी, याद रखिएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब है कि क्या बाल्टी भर भर के ठूस दिया गया है, एस्ट्रोजन ठूस दिया गया है, बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। 2 चीजें हो जाएगी बेटा जी, एक तो हो जाएगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावना प्लस साथ ही साथ किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जीआईटी में, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो बॉडी में ब्लड में लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। और हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो दोनों ही केस में, चाहे वो थ्रोम्बस की वजह से होने वाला इस्चेमिक स्ट्रोक हो, चाहे वो हाइपरटेंशन से होने वाला हेमरेजिक स्ट्रोक हो, दोनों ही केस में कौन रिस्क फैक्टर हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, और ज्यादा एस्ट्रोजन देंगे और ज्यादा हाइपरलिपिडीमिया होगा, पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलेगा, बिल्कुल सही कहा कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क बढ़ाते हैं, और एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करवाते हैं, हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं, हाइपरटेंशन करवाते हैं। देखिएगा बेटा, ये कंसेप्ट और सेट कर लीजिएगा, यहां हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़वाते हैं, इसका मतलब बाइल में कोलेस्ट्रॉल स्टोन का निर्माण करवा देते हैं। बाइल में जो स्टोन बनता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, उसका निर्माण कौन करवा सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से बाइल स्टोन भी हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में बेटा जी, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में किसका लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा। प्रेग्नेंट वुमेन में, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के बाद किसका सामना करना पड़ता है, बाइल स्टोन का सामना करना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन का सामना करना पड़ता है। चलिएगा डियर, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, शाबाश। ये तो हाई फाइबर डाइट, अरे हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, यस दिस इज हाई फाइबर डाइट। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है बेटा जी। जॉगिंग करनी चाहिए हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, लिपिड को कम करने के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवॉइड किए जाने चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है थ्रोम्बिक स्ट्रोक का, थ्रोम्बस के स्ट्रोक का क्वेश्चन है।
चाहे मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन हो। आओ सर दाल बाटी चूरमा तैयार है जी, ममता जी बिल्कुल आएंगे किसी दिन। बेटा जी देखिएगा, चाहे स्ट्रोक का केस हो, चाहे मेनिंजाइटिस का हो, चाहे एन्यूरिज्म रप्चर का हो, चाहे सेरेब्रल एडिमा का हो, आपको हर केस को इंक्रीज आईसीपी मान के सोल्व करना मैं पहले ही बता चुका हूं। चलेगा, आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। सबसे पहले लास्ट लाइन को रीड आउट करते हैं। द नर्स असेस द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस विच साइन सिम्टम बिफोर द स्ट्रोक अकर्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, लाइन बहुत घुमा के लिखी गई है, वापस पढ़िएगा। द नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट हु वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए थ्रोम्बिक स्ट्रोक। एक पेशेंट जो इसको थ्रोम्बिक स्ट्रोक हुआ है उसकी हिस्ट्री ली जा रही है। तो नर्स पूछ रही है कि आपको स्ट्रोक आने से पहले सबसे कॉमनली कौन सा फीचर एक्सपीरियंस हुआ होगा। स्ट्रोक से पहले की बात हो रही है, अरे प्री स्ट्रोक की बात हो रही है भैया। स्ट्रोक से जस्ट पहले पेशेंट को कौन सा सिम्टम्स फीचर्स फील हुए होंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। चलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, टेम्परेरी एफेजिया फील हुआ होगा, थ्रोम्बिक हेडेक फील हुआ होगा, ट्रांजिएंट हेमीप्लेजिया फील हुआ होगा, पैरेस्थीसिया फील हुआ होगा, या अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फील हुई होगी। फटाफट बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। हाइपरटेंशन नहीं है भैया, फटाफट जवाब दीजिएगा, राइट आंसर आने दीजिएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आने दीजिएगा। पहला होगा टेम्परेरी एफेजिया होगा, थ्रोम्बिक हेडेक होगा, ट्रांजिएंट हेमीप्लेजिया होगा। फटाफट राइट आंसर आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। और ये आप ए बी सी डी भी आ गए हैं, चारों आ गए भैया जी। देखते हैं कि क्या राइट आंसर होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलेगा, वेरी गुड। बी मनोहर कुमारी केवल बी के फेवर में है, ममता जी बी कह रहे हैं, ज्योति तन्नन सी कह रहे हैं, और डुग्गू वर्मा जी भी डी कह रहे हैं। के स्टीवर्ट सी के फेवर में है, ज्योति करिश्मा जी बी कह रहे हैं। चलेगा बेटा जी, चलेगा। ये समझाने से पहले आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। डिजीज का नाम क्या बताया हमने, स्ट्रोक बताया। स्ट्रोक के आने से जस्ट पहले, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्ट्रोक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रोक का वार्निंग साइन बोला जाता है इसे, कि भैया तैयार हो जाओ, स्ट्रोक आने वाला है। स्ट्रोक के वार्निंग साइन के नाम से क्वेश्चन आता है। अब आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। फटाफट बताइएगा कि स्ट्रोक का वार्निंग साइन क्या होता है, फिर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रोक का वार्निंग साइन क्या होता है, जवाब आने दीजिएगा, इसके बाद सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। बोलिएगा। पूजा सोगरवाल, मीनू यादव, स्नेह राजा, विकास वर्मा जी ई कह रहे हैं। चलेगा भैया जी। अच्छा, उसमें साटा कहीं लिखा ही नहीं था, क्वेश्चन में साटा भी होता बेटा जी, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन था, तभी मैं सोच रहा हूं कि बच्चे एक एक जवाब ही कैसे दे रहे। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन था। चलिए, कोई तकलीफ नहीं है, पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं भैया जी। बताइएगा, व्हाट इज द वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। थ्रोम्बिक हेडेक नहीं होता, नेवर। हेडेक नहीं होता भैया, हेडेक नहीं होता। हेडेक तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर से लेट साइन होगा, हेडेक नहीं होता, नेवर नहीं। फटाफट बोलेगा, 1 to 5 बी होगा नहीं भैया। चलेगा, वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक इज नॉन एज TIA, टिया कहलाता है, टिया कहलाता भैया जी। और टिया की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज द वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बेटा जी फ्यू सेकेंड्स टू 24 आवर्स, कुछ सेकंड से लेके 24 घंटे तक जो भी सिम्टम्स आते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, रिवर्स हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आए, स्ट्रोक आने से पहले स्ट्रोक बेटा जी दरवाजे को खटखटाता है, हमेशा याद रखेगा। स्ट्रोक आने से पहले स्ट्रोक दरवाजे पे नॉक करता है, टक 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 टक।
कहता है भैया हॉस्पिटल पास में चला जा, हॉस्पिटल को नजदीक ले ले, मैं तेरे के साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है। तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट से लेके 24 घंटे तक ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके बाद हो सकता है कि स्ट्रोक आ जाए। इसे कहा जाता है टिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बेटा जी, याद रखेगा। पेशेंट में सेंसरी फीचर्स, सेंसरी लॉस हो सकता है, पेशेंट में एफेजिया हो सकता है, पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट में आधी बॉडी का सेंसरी लॉस हो सकता है और पेशेंट में हाफ बॉडी का मोटर लॉस हो सकता है। हमेशा याद रखेगा सेंसरी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, यानी पेशेंट में क्या हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है। पहले सेंसरी लॉस नहीं होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, पैरेस्थीसिया हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएंगे और मोटर लॉस नहीं होगा, मोटर वीकनेस हो जाएगी। यानी पेशेंट में क्या हो जाएगा बेटा जी, वीकनेस आ जाएगी, आधी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आधी बॉडी में सेंसेशन एबनॉर्मल हो जाएंगे और पेशेंट को बोलने में दिक्कत आने लगेगी। याद रखेगा बेटा जी, उसे टिया कहा जाता है। अब गौर गौर से देखिएगा, टेम्परेरी एफेजिया यानी बोलने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सही है। ये किसको इंडिकेट करता है, ये टिया को इंडिकेट करता है। थ्रोम्बिक हेडेक लेट साइन होता है। ट्रांजिएंट यानी कुछ ही समय के लिए। हेमीप्लेजिया आधी बॉडी का प्रभावित होना, आधी बॉडी में पैरालिसिस होना, एबनॉर्मलिटी आना, बिल्कुल सही है, टिया को इंडिकेट कर रहा है। और पेशेंट के हैंड एंड फीट में एक साइड के पैरेस्थीसिया आना, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। ये नहीं है बेटा जी, याद रखेगा, ये अनकॉशियस को बता रही है, अनकॉशियसनेस को। सो द राइट आंसर इज 1, द राइट आंसर इज ए, सी एंड ई। राइट आंसर इज ए, सी एंड ई। A, C and D, sorry, A, C and D are the right answer. A, C, D राइट आंसर होगा बेटा जी, हमेशा याद रखेगा, बिल्कुल A, C, D राइट आंसर होगा। इससे टिया कहा जाता है, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखेगा। टिया स्ट्रोक जब भी आता है, ये क्वेश्चन फिर पूछ ले अगर आपसे कि टिया के बाद क्या होता है, सर ये बता दो। अगर किसी पेशेंट में टिया आया है, मान लीजिए 100% में टिया आया, तो तीन चीजें हो सकती है। उन 100 में से 33% लोगों को दोबारा टिया आएगा अपनी जिंदगी में। उनमें से 33% लोगों का टिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। और 33% वो लोग हैं जिनको भविष्य में कुछ भी नहीं होगा, ये वापस उसी प्रकार धमाल मचाने लग जाएंगे। यही वो लोग हैं, अरे यही वो लोग हैं जो किसी के पास जाते हैं और वहां पे कुछ झाड़ू पोंछा कर दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं और फिर वो वाहवाही कर देते हैं कि भैया मेरा तो बल्ले बल्ले हो गई, वहां मैंने ये किया और मेरी बल्ले बल्ले हो गई। अरे भैया वो 33 में तो खुद ब खुद हो जाती है, 33 में स्ट्रोक में कन्वर्ट होता है, 33 में आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, टिया में कन्वर्ट हो जाता है। चलेगा बेटा जी, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बिल्कुल सिम्टम से ही रिलेटेड है। A client with thrombotic stroke experiences period of emotional instability। याद रखिएगा बेटा जी, स्ट्रोक के केस में इमोशनल फीचर्स आना नॉर्मल फाइंडिंग है। द क्लाइंट अल्टरनेटली लाफ, पेशेंट क्या करता है, कभी तो वो हंसता है और कभी रोता है, हंसता है रोता है बेटा जी। एंड बिकम इरिटेबल एंड डिमांडिंग, वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, फालतू कहता है कि मुझे बिकाजी का भुजिया खिलाओ, बिल्कुल भैया जी ऐसी ऐसी चीजें करता है बेटा जी, याद रखेगा। क्लियर है। अब देखिएगा, व्हाट शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज इंडिकेटिंग, नर्स इस बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करेगी। लगता है मैंने आंसर शेयर ही कर दिया आपके साथ में, कोई तकलीफ नहीं है। नर्स बोलेगी दैट द क्लाइंट इज नॉट एडेप्टिंग वेल टू द डिसेबिलिटी, कि नर्स में पेशेंट में डिसेबिलिटी होगी या परमानेंट, उसके साथ पेशेंट एडेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहा है। दूसरा भी, दैट द प्रॉब्लम इज लाइकली टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, कि एक बार कंडीशन हद से ज्यादा बुरी हो जाएगी, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाएगी। ऑप्शन बी ऐसा कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द यूजुअल सिक्विली ऑफ ए स्ट्रोक, कि ये एक स्ट्रोक के नॉर्मल फीचर हैं, ये हर स्ट्रोक के पेशेंट के साथ में होता है, ये यूजुअल सीक्वेंस होता है सिम्टम्स का। और ऑप्शन डी कह रहे हैं दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द साइड इफेक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट, कि एंटीकोगुलेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। चलेगा बिल्कुल, कभी खुशी कभी गम वाला सीन शो हो जाएगा यहाँ पे, बंदा कभी खुश होगा कभी गमगीन हो जाएगा, बताइए किस वजह से होगा। चलेगा, हरियप हरियप जवाब आने दीजिएगा, ऐसा किस वजह से होगा, ए बी या सी। लगता है मैंने जवाब आपको दे ही दिया था, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया। केस कीवर्ड बी नहीं होगा बेटा, द राइट आंसर इज सी, मैं बता ही चुका हूं, ये नॉर्मल फीचर होते हैं स्ट्रोक के पेशेंट में। स्ट्रोक के पेशेंट में सेंसरी लॉस हो जाता है, मोटर लॉस हो जाता है,
पेशेंट का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, तो ये बिहेवियर सिम्टम्स में आते हैं, ये नॉर्मल फाइंडिंग होते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट कई दिनों तक नाटक करता है, गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, फिर मामला सेट हो जाता है। दिस इज ए नॉर्मल सिक्विली रिगार्डिंग स्ट्रोक। और स्ट्रोक ही नहीं, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, हर इस डिसेबिलिटी के साथ ऐसा ही होता है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। हर डिसेबिलिटी वाला पेशेंट कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा फीचर शो करता ही करता है। ये नॉर्मल है, कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है बेटा जी? बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। गुरु नर्सिंग एकेडमी आपसे फिर मुलाकात करेगी रात को 9 बजे, चलेगा? तो मुलाकात करते हैं रात को 9 बजे। कैसा लगा? चलेगा? राम सर जी जहां रहे हैं इसलिए जा रहे हैं इसलिए, कैसा? मैं समझा नहीं। शैलेंद्र सिंह जी क्या बोला? सर बी क्यों नहीं होता? बी क्यों नहीं होता पूछा है कि द प्रॉब्लम इज लाइकली टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल, ये देखिएगा, वर्स नहीं होगी, इससे ज्यादा वर्स नहीं होगी। ये कह रहा है कि कंडीशन पहले और ज्यादा खराब होगी फिर नॉर्मल होगी। नहीं, कंडीशन और ज्यादा खराब नहीं होगी, ये नॉर्मल है, इसके बाद सीधा सही हो जाएगी, इसके बाद वर्स नहीं होगी, इसके बाद वर्स नहीं होगी, इसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। बेटा जी हमेशा ये याद रखिएगा। अब बेटा जी एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा चंचलताओं से भरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगातार कठिन मेहनत करने के बाद में भी सक्सेस नहीं मिलती, तो हम होपलेस होके अटेम्प्ट्स करना, कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, साथियों, एक चीज आपको याद रखना कि कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी खुद को डिसअपॉइंटेड फील मत होने दीजिएगा। बल्कि ऐसे समय में तो आपको एक कदम पीछे खींच के डबल जोशो खरोश के साथ छलांग दे देनी चाहिए। किस पे? तू कूद पड़ना चाहिए, नॉर सेट दरवाजे पे कूद टूट पड़ना चाहिए। बेटा जी आपको नॉर सेट फतेह करनी है। बिल्कुल सर, ओबीजी के सेशन भी लीजिएगा, कैलाश शर्मा जी कह रहे हैं। चलिए बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल सारी डिमांड्स पूरी होगी। आप लोग हुक्म तो करो, आपकी सारी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। चलिए बेटा जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं रात को 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। और सर खाली कैसे? कौन खाली?